वालेकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है जो नोट्स के ज़रिए अहम नुकात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तीसरा वीडियो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके और आप सभी अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबक है आशियाना और ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आशियाना निगार अज़ीम ने लिखा है, जो उनका अफसाना आशियाना है। और आज मज़मून के बारे में भी बात होगी और मज़मून से जो रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो मज़मून लिखी गई है उससे भी रिलेटेड कुछ बातें होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक आशियाना और ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं निगार अज़ीम, सबसे पहले पॉइंट हम लोग निगार अज़ीम सबक से स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 1, निगार अज़ीम ओहदे हाजिर की एक अहम अफसाना निगार है। निगार अज़ीम ओहदे हाजिर की एक अफसाना निगार है। इनका असल नाम मलका मेहर निगार है। अगला पॉइंट है इनका असल नाम मलका मेहर निगार है। अगला पॉइंट है कि वह उर्दू दुनिया में मशहूर व मकबूल हैं। बहुत मशहूर व मकबूल है उर्दू दुनिया में निगार अज़ीम। उर्दू के अलावा इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। क्या किया? आपसे पूछा जाएगा कि निगार अज़ीम ने एमए किस किस ज़बान में किया, तो उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। अगला पॉइंट है कि इन्होंने सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनक़ीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में है, जो कि बहुत ही मोतबर और मायनाज़ यूनिवर्सिटी माना जाता है। तो ये तो आप समझ गए। आगे फिर क्या कह रहे हैं उसको हम देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इन्होंने ख़्वातीन के जज्बात व महसूसात और उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफ़साने लिखे हैं। किनके ऊपर इन्होंने अफ़साने लिखा है? तो ख़्वातीन के ऊपर, यानी ख़्वातीन बोले तो औरतों के जज्बात व महसूसात के ऊपर इन्होंने बहुत सारे अफ़साने लिखे हैं। अगला पॉइंट है कि जबर इस्तेहसाल और मौजूदा माशरे की इंसानियत सोज़ सूरत हाल पर इन्होंने नहायत असरअंगेज़ अफ़साने लिखे हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि निगार अज़ीम ने किस नौइयत पर अफ़साना लिखा? तो आप क्या कहेंगे कि औरतों के जबर इस्तेहसाल और मौजूदा मुआशरे की इंसानियत सोच सूरत हाल पर इन्होंने नहायत असरअंगेज़ अफ़साने लिखे। अगला पॉइंट है कि निगार अज़ीम के अफ़सानों का पहला मजमुआ अक्स के नाम से 1990 में शाये हुआ। अब इनका सबसे पहला जो अफ़सानवी मजमुआ है वो अक्स है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अक्सर इम्तिहानात में ऐसे सवाल आते हैं। उसके बाद 1999 में मौजूद मजमुआ गहन शाये हुआ। अब इनका जो है अफ़सानवी मजमुआ गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ। देखिए मेरे अजीज़ तालिब इल्मों, मेरे दोस्तों, मैं बहुत ही बेहतरीन और मौसर मवाद आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल ही आसान चीज़, वो चीज़ जो आपके लिए ज़रूरत का हामिल है, बस उसी चीज़ को मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। और इससे हटकर एक भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे, इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम, आपका इम्तिहान बहुत ही आसानी के साथ जाएगा, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। अगला पॉइंट है कि इन्होंने हरचरण सिंह चावले की शख्सियत और फ़न का जायज़ा पेश किया। अब आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि इन्होंने किन की शख्सियत का फ़नी जायज़ा पेश किया? तो आप क्या कहेंगे? हरचरण सिंह चावले का, ठीक है नहीं? बहादुर शाह ज़फ़र की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी इनकी अहम तनक़ीदी किताबें शाये हो चुकी हैं। बहुत ही अहम किताबें जो बहादुर शाह ज़फ़र की शख्सियत पर इन्होंने शाये किया है। इन्होंने गिरदे आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा है जो ख़ासा मकबूल हुआ। और इनका एक सफ़रनामा है गिरदे आवारगी, जो बहुत मशहूर हुआ है, ठीक है। अब आशियाना जो आपके निसाब में शामिल इनका अफ़साना है, आशियाना
उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले उनके मरकज़ी किरदार जो हैं उनको देख लेते हैं, कौन कौन से मरकज़ी किरदार हैं। तो इसमें मरकज़ी किरदार है बरकत अली, बीवी ज़रीना यानी बरकत अली की वाइफ ज़रीना है, उनका बेटा सिराज है और बहू इरफाना है। यही 4-5 जो है ना, 4 जो है से मरकज़ी किरदार हैं और इन्हीं से ये पूरी कहानियाँ सजी हुई हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले ये खुलासा देख लेते हैं क्या है कि इस कहानी में अफसाना निगार ने खुशहाल और फारिगुल बाल मर्द और औरत की नफ्सियात को पेश किया है, जिन्हें ज़ईफ़ी में अपने बेटे और बहू के साथ रहना पड़ता है। मुश्तरका ख़ानदान में न सिर्फ कमज़ोर माशी तबक़े के अफराद के लिए मसाइल खड़े होते हैं, बल्कि अक्सर सूरतों में खुशहाल अफराद भी अव्वल उकताहट महसूस करते हैं और फिर आपस में नाचाकी बढ़ती जाती है। ठीक है। बरकत अली सिद्दीकी और उनकी बेगम को जब अपने बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ रहना पड़ा तो रफ्ता रफ्ता अच्छे ताल्लुकात में दरार पैदा होने लगे। अब आगे कह रहे हैं कि अफसाना निगार उकताहट और यकसानियत से पैदा होने वाले खानगी इंतशार को किरदारों की नफ्सियात की रोशनी में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है, बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है। अब यहाँ पर थोड़ा आप कुछ बातें समझ लें। ये जो आशियाना ये इसका निगार अज़ीम की जो कहानी आशियाना है, इसके अंदर में क्या होता है कि बरकत अली और उनकी बीवी ज़रीना ये दोनों ज़ईफ़ हो जाते हैं और इनका लड़का सिराज और इनकी बहू इरफाना, तो सिराज की नौकरी बेंगलोर में लग जाती है। ये दोनों अपने बेटे और बहू के यहाँ जाते हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि कोई इंसान मजबूरी के तहत जो है सो परेशान होता है, गरीबी में परेशान होता है। किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि पूरे खुशहाल होने के बावजूद भी वो अपने आप को कमी महसूस ज़ाहिर करते हैं। तो जबकि इरफाना जो इनकी बहू थी, ये बरकत अली की, ये बहुत ही नेक थी और बहुत अच्छी थी। उनको कोई भी काम नहीं करने दिया जाता था, यहाँ तक कि उनको एक गिलास पानी भी खुद से नहीं पीना पड़ता था। फिर भी ये दोनों बरकत अली और ज़रीना यानी कि सिराज के अम्मी और अब्बू को उकताहट महसूस होने लगती है, क्योंकि खाली बैठे-बैठे इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और अकेलापन महसूस होने लगा। इसलिए ये दोनों बिल्कुल अंदर ही अंदर टूट चुके थे। फिर लास्ट ये होता है कि बरकत अली और उनकी बीवी ज़रीना ये दोनों अपने आशियाना को आबाद करने की गर्ज से अपने गांव वापस चले आते हैं। तो आप बखूबी जानते होंगे कि देहात के लोग बूढ़े जो भी होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि उनको यानी शाम की महफ़िलें होना बहुत पसंद होता है, और शहर में तो ऐसा है नहीं। शहर में भाई सब अपने-अपने काम में लगे हुए होते हैं। कौन कोई भी किसी को सही ढंग से जानता पहचानता नहीं है। लेकिन बरकत अली को ये चीज़ रास नहीं आती है और उनकी बीवी को भी ये बात अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो फिर वापस अपने घर चले आते हैं। तो इस तरीके की किरदार इसमें पेश किया गया है। खुशहाल ज़िंदगी है, फिर भी इनको उकताहट महसूस हो रही है। अब अगले जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं, मज़मून। अब मज़मून क्या है, मज़मून के बारे में हम सब पढ़ेंगे और मज़मून के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पॉइंट टू द पॉइंट मैंने इस चीज़ को पेश करने की कोशिश किया है ताकि आपको आसानी के साथ सारी बात समझ में आ जाए, और बहुत ही मुख्तसर अंदाज में मैं पेश किया हूँ। मैं सभी बच्चों से बार बार कह रहा हूँ कि बस इस नोट्स को देखें, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी होगी। पॉइंट नंबर 1 है कि यह एक कदीम नसरी सिनफ है जिसमें किसी एक मखसूस उन्वान पर सैर हासिल बहस होती है। कौन? मज़मून। ये मुख्तसर और नसरी सिनफ होती है जो किसी ख़ास उन्वान पर बहस की जाती है। मज़मून मुख्तसर भी होता है और तवील भी। मज़मून क्या होता है? मुख्तसर भी होता है और तवील भी, मतलब छोटा भी होता है और लंबा भी। ठीक है। ज़रूरत और मेयार के मुताबिक मज़मून लिखा जाता है। जो जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसी मज़मून लिखी जाती है।
ठीक है। मज़ामीन मुख्तलिफ़ नौइयत के हो सकते हैं और मज़ामीन की नौइयत भी मुख्तलिफ़ तरीके की होंगी, है नी, किस्म किस्म की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हैं कि इल्मी मज़ामीन, साइंसी मज़ामीन, मज़हबी, अखलाकी, इस्लाही और सियासी मज़ामीन वग़ैरह। यानी इतने टाइप के मज़ामीन आप लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी मुख्तलिफ़ नौइयत के मज़मून होते हैं। इसको आप सभी अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लें। अगला है कि हम एक जानदार और मामूली चीज़ों पर भी मज़मून लिख सकते हैं। एक जानदार और मामूली चीज़ों पर भी हम सभी मज़मून लिख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि स्कूल के मज़ामीन में उन्वान की तशरीह, उसकी सिफ़ात और उयूब पेश किए जाते हैं, ठीक है। मेयारी मज़ामीन में इल्मियत और जामियत भी होती है और कलमकार के कलम व ज़हन की जुलानियत भी। जवानियत लिखा गया है, यहाँ पे जुलानियत है, ठीक नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज से इसका आगाज़ हुआ और सिलसिला हुनूस कायम हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज से मज़मून का आगाज़ हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ? तो कलकत्ता में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना? तो 1800 ईस्वी में बना। कब बना? 1800 ईस्वी में बना। ये भी चीज़ सब आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये मज़मून के बारे में और फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में भी आप जान गए। अब ये जो मज़मून है आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या और इसके असरात क्या-क्या हैं। तो पॉइंट टू द पॉइंट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप मेरा साथ दें। देखिए, अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी आवाज़ भी भारी हो चुकी है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं नोट्स बनाने में और उसी चीज़ों को मैं लिख रहा हूं जो आपके लिए ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1 है कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है, यानी एक ग्रह है। क्या है? सैयारा है। इसको हिंदी में ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। क्यों मुनासिब है? ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, बस पॉइंट में सब कुछ मौजूद है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है, या तो ये बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा है। गोया के ज़मीन क्या है? हर तरीके से बेहतर है। न यहाँ ज़्यादा ठंडी है, न गर्मी है, न ज़्यादा बरसात है, यानी हर चीज़ यहाँ है। लेकिन दूसरे जो सैयारे हैं वहाँ क्या होता है, या तो वो सैयारा ज़्यादा ठंडा ही ठंडा होगा या तो गर्म ही गर्म होगा, है नहीं। वहाँ एक जैसा माहौल नहीं होता है, मौजू माहौल मोतदिल नहीं होता है, लेकिन ज़मीन पे हर तरीके का मौसम आपको मिलता है। कह रहे पिछले 30 से 40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। हरारत बोलते हैं टेम्परेचर को, याद रखिएगा। टेम्परेचर हमारे ज़मीन का बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। यही असल ग्लोबल वार्मिंग है, जिसको उर्दू में तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा कहा जाता है। इसको इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए, अगला पॉइंट कह रहे पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। अब आपसे क्वेश्चन अक्सर किया जाता है, ये तो वीवीआई इसको समझिए कि अक्सर एग्ज़ाम में और हर साल पूछे जाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो क्या कहेंगे? आलमी और संगीन मसला है, यानी वर्ल्ड लेवल का ये जो है से संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियां हैं, जिनको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात यानी इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, इंग्लिश में, है नहीं, इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। कल कारखानों, अब जो ग्रीन हाउस जो बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, तो उसको देखते हैं कि कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों को बेतहाशा कटने से गैस ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। अब ये तो अब गैस कैसे पैदा हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको तो हम जान गए। अब आप आगे देखते हैं कि हमारी ज़मीन में पैदा होने वाले गैस और उसके कुछ असरात, जो हमारी ज़मीन के ऊपर जो गैस पैदा हो रहे हैं
कैसे पैदा हो रहे हैं, क्यों पैदा हो रहे हैं, कौन से गैस पैदा हो रहे हैं, उसके असरात क्या हो रहे हैं, वो सभी इस पॉइंट में हम सभी देखेंगे। कह रहे हैं अब वो कौन कौन से गैस है, तो पॉइंट में देख रहे हैं कि आब खिर्रा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रो ऑक्साइड, NO2 यानी ओजोन यानी वगैरह, ये सभी क्या है गैस के नाम है। ठीक है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मीथेन 149% ज़्यादा होने लगी हैं। ये सब पॉइंट है मेरे भाइयों, इसको ज़रूर आप नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, और यही सब सवाल आता है, यहीं से सवाल हर साल पूछा जाता है। कह रहे मेथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। अब मेथेन गैस कहाँ से निकलती है, तो बस ये बहुत ही VVI पॉइंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें कि मेथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलते, मतलब कि जानवर के गोबर से। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हमारी ज़मीन पर आफताब की जो शुआएं आती हैं वो इन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती हैं, और इसकी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ठीक है, हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, यानी 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अगर यही हालत हमारी रही तो इस बात का इम्कान है कि 21वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो जाएगा। ये बहुत तशवीशनाक बात है, बहुत ख़तरनाक बात है। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि पेड़ पौधे लगानी चाहिए, गैस वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलने से रोकना चाहिए, है नहीं, वगैरह वगैरह। ज़मीन के दर्जे हरारत, अगला पॉइंट है कि ज़मीन के दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से समुद्री बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे तेज़ी से पिघलते हैं। ये सब असरात हैं जो आप ऊपर आपने पॉइंट देखा है, बस वही है कि गैस कैसे, कौन गैस पैदा हो रहे हैं और इसके असरात क्या क्या हैं। तो ये सभी असरात है, याद रखिएगा कि ज़मीन के दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से समुद्री बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे यानी बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े तेज़ी से पिघलते हैं, और उसके पिघलने से क्या होता है, तो हमारे जो देश का है, जो अगले पॉइंट में देखेंगे, माहिरीन माहौलियात का ख़्याल है कि इसकी वजह से अ, कई सकते जज़ीरों के हमेशा के लिए समुंदर में डूब जाने का अंदेशा है। कई जज़ीरों, ये सकते यहाँ पे गलत लिखा गया है, टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाया करती है मेरे भाइयों, इसको आप मिटा दें। कह रहे हैं कि माहिरीन माहौलियात का ख़्याल है कि इसकी वजह से कई जज़ीरों के, यानी आज जज़ीरा बोलते हैं उस जगह को जो समुंदर के बीच में उभड़ी हुई ज़मीन को जज़ीरा बोलते हैं। हम लोग की तरफ तो समुद्र है नहीं कि आप देखेंगे, बस ये समझ लीजिए। आप जो है से क्या बोलते हैं, नेट पर सर्च करके आप जज़ीरा को देख सकते हैं कि चारों तरफ से समुद्र होता है, बीच में ज़मीन निकली हुई होती है, उसी पर देश आबाद होता है। जैसा कि आप ये समझ लो श्रीलंका भी एक जज़ीरे पे ही आबाद देश है, उसके चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। तो इस तरीके से बहुत सारे देश हैं, मालदीव वगैरह हैं, है ना, और भी देश हैं देखिए। तो कह रहे माहिरीन माहौलियात का ख़्याल है कि इसकी वजह से कई जज़ीरों के हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाने का अंदेशा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा हमारे देश भारत के कुछ दक्कनी साहिली इलाके जैसे मालदीव वगैरह भी डूब सकते हैं। ये कब होगा, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है समुद्र में जो बर्फ़ के तोदे होंगे वो पिघलेंगे, और पिघलने के बाद भाई जज़ीरे पे पानी चढ़ेगा ही, तो साहिली इलाका सब डूबेगा ही। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। बिल्कुल सही बात है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे आबो हवा में भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। अब वो तब्दीलियाँ कैसी होती हैं, तो कह रहे हैं मौसमों के मुअय्यना मुद्दत में भी बदलाव आ गया है। जो मौसम का मुअय्यना मुद्दत है, जो फ़िक्स मुद्दत है, अब जैसे कि अभी 2022 में ही देख लीजिए, अब दिसंबर, आज लगभग 26 दिसंबर हो चुका है, 26 दिसंबर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ठंड कुछ कम है, बहुत हद तक अब जाकर ठंडी पड़ने लगी है। नहीं तो ठंड जबकि सितंबर अक्टूबर से ही शुरू पहले हो जाया करती थी ठंड, लेकिन अब
धीरे धीरे जो ऐसे जनवरी तक पहुंच जा रहा है। एक ही महीना 15 दिन 20 दिन ही कड़ाके की ठंड रहती है। पहले अक्सर ऐसा होता था कि 1-2 महीना तो ज़रूर रहती थी ठंड, लेकिन अब कम हो गया है। तो ये सभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के असरात ही हैं। कह रहे हैं कई ठंडे मुल्कों में काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है, बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। ये सब क्या है, ग्रीन हाउसेस गैसों के असरात हैं। इसके बरअक्स बैक्टीरिया, जरासीम, वायरस ज़्यादा पनपने लगे हैं, जिनसे कई ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो रही हैं। तूफ़ान, सैलाब और कहत की कसरत है ना, कहत की कसरत भी है। तूफ़ान भी देखने को हम लोग को मिलता है, बड़े बड़े तूफ़ान आ रहे हैं, कहत पड़ रहा है। अब अब इन हालात से हम लोग को कैसे बचना है, उसके बारे में देखते हैं। कह रहे इन हालात में हम लोग क्या करें, ये पॉइंट दे रहा है, ये एक क्वेश्चन हो रहा है। तो कह रहे हैं जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलाई जाए, गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलने पर पाबंदी लगाई जाए, लकड़ियों और कोयलों को कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को फितरत के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए, यानी जो कुदरती चीज़ें हैं उसके ऊपर निर्भर होनी चाहिए, नेचुरली चीज़ को ज़्यादा देखनी चाहिए, जिसको प्राकृतिक बोलते हैं। अब इन सारे असरात से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, उनको हम देखते हैं। कह रहे क्योटो में इसके लिए 2007 में एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका दस्तावेज़ तैयार की गई, जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए और हल्फ लिया गया कि हर मुल्क इस दस्तावेज़ की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करेगा। ठीक है। अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गौरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की, इश्तिहारात तकसीम कराए और एक किताब भी तसनीफ़ की, जिसमें लोगों को ख़तरात, असरात और दफ़ा के तराकीब से रोशनास किया है नहीं। इन्होंने जो किताब लिखा, इसमें ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचेंगे उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया। दिसंबर 27 से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का बालो विज्ञान कांग्रेस यानी चाइल्ड साइंस कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक सदर हिंद और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदां जनाब APJ अब्दुल कलाम थे। इसके मखसूस मेहमान खुसूसी जो थे वो सदर जमहूरिया आलमगीर शोहरत याफ्ता यानी वर्ल्ड लेवल के मशहूर इंसान, यानी जिसको मिज़ाइल मैन के नाम से भी लोग जानते हैं। इनको ख़िताब जो मिज़ाइल मैन का भी मिला था, और ख़िताब उसे कहते हैं जो हुकूमत की जानिब से मिले, तो मिज़ाइल मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके सदर थे वो। इस 5 रोज़ा कांग्रेस के 2 ही मौज़ूआत थे। कितने मौज़ूआत थे? 2 ही मौज़ूआत थे, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। तो इस तरीके के पॉइंट हैं आपके सामने, अच्छे-अच्छे पॉइंट हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब इस कांग्रेस में क्या कहा गया? तो इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस खित्तों से चुनकर 556 तलबा व तालिबात को शिरकत करने का मौका मिला, यानी कि स्टूडेंट्स को। अब कौन से स्टूडेंट्स? तो 556 गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल के जो तालिब इल्म थे, उनको मौका मिला। पूरे मुल्क से 165 असातिज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। अब इस कांग्रेस के अंदर में APJ अब्दुल कलाम ने बच्चों को एक जादुई मंत्र बताया, और वो मंत्र क्या था वो हम देखते हैं। कह रहे मज़कूरा बाला कांग्रेस में मेहमान खुसूसी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने इन संगीन मसाइल को दूर करने, हल करने और बचने की ज़िम्मेदारी क्या है, मुकम्मल तौर पर आज के तलबा व तालिबात पर दी। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा कि इससे निपटने का एक्सीर नुस्खा या जादुई मंत्र ये है कि 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे।
तो यही इनका जादुई मंत्र था। ये जो पॉइंट है मेरे साथियों, इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अक्सर हर साल इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को हमारा ये आज का वीडियो बहुत ही मुअस्सिर लगा होगा, अच्छा लगा होगा और इससे कुछ सबक मिला होगा, मुझे तो उम्मीद है। और ये बहुत ही पॉइंट टू द पॉइंट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लिहाजा सभी बच्चों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों में इरसाल करें। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें, इंशाअल्लाह राब्ता करें, उनको नोट्स भी मिल जाएगा। तो बस आज का सबक यहीं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये मेरा तीसरा वीडियो है, इंशाअल्लाह कल फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।